हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी ग्रह पर सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष और हाथी और ब्लू व्हेल जैसे विशालकाय जीव भी पाए जाते हैं। यानी हमारे पृथ्वी पर करोड़ों जीवधारी एक दूसरे के साथ रहते हैं और हमारा पूरा पृथ्वी जो है एक आवासीय स्थल के रूप में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता विद्यमान है। मानव और दूसरे जो जीवधारी हैं ये सभी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर हम लोग निर्भर भी करते हैं। यानी कि मानव और जो दूसरे जीवधारी हैं ये पारिस्थितिक तंत्र के जो विभिन्न तत्व हैं इन पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करते हैं। जैसे बताया गया है कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मिट्टी जो अनाज पैदा करती है जो कि हमारी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव जो हैं इनका पुनः सृजन करते हैं। यानी कि पौधे, पशु और जो सूक्ष्मजीव हैं वो आपके पारिस्थितिक तंत्र के जो तत्व हैं उनको पुनः सृजित करने में मदद करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो वन है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वन जो है प्राथमिक उत्पादक हैं। वनों से ही हमें विभिन्न प्रकार की जो खाद्यान्न आवश्यकताएं हैं और जो विभिन्न प्रकार के सह उत्पाद हैं ये प्राप्त होते हैं और वनों पर ही दूसरे सभी जीव भी निर्भर करते हैं। यानी भोजन इत्यादि के लिए वन पर ही जीव निर्भर करते हैं। तो वन जो है पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं। भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात, देखिए चूंकि हम लोग भारत के संदर्भ में जैव विविधता का अध्ययन कर रहे हैं तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर केवल भारत में मौजूद वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में पढ़ा है, भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में भी आपने पढ़ा है कि भारत की जो अक्षांशीय अवस्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। यानी भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कर्क रेखा यानी 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है और कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो भारत का हिस्सा है, यानी जो आपका प्रायद्वीपीय भाग है, उष्णकटिबंध में पड़ता है और कर्क रेखा के ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है, उत्तर वाला जो हिस्सा है वो उष्णकटिबंध में पड़ता है। तो इस वजह से भारत में जो है अच्छी खासी जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि भारत का जो उष्णकटिबंधीय हिस्सा जो है वो लगातार उस पर सूर्य का प्रभाव रहता है, सूर्य का तापमान का प्रभाव रहता है। तो इस वजह से भारत की जो दक्षिण वाला हिस्सा है यहाँ पर अच्छी खासी जैव विविधता में देखने को मिलती है। तो भारत में जो है विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, इन लगभग 16 लाख संख्या यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें कि आपके वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों शामिल हैं। हालांकि आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत में भी जो यहाँ पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अंधाधुंध दोहन हुआ है। तो अंधाधुंध दोहन होने की वजह से भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो कुछ अनुमान ये भी कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात जो हैं और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा भी है। जैसे बताया गया है कि इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस यानी ये महुआ की जंगली किस्म है, होवर्डिया हेप्टान्यूरॉन एक घास की प्रजाति है। तो इन जैसे कुछ पौधे हैं ये जो या तो लुप्त हो गए हैं या फिर इन्हें लुप्त होने का खतरा है। देखिए आगे यहाँ पर IUCN के बारे में बताया गया है। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको शॉर्ट में IUCN कहा जाता है। इसके अनुसार पौधे और प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहली श्रेणी यहाँ पर आ जाती है सामान्य जातियों वाली, यानी नॉर्मल स्पीसीज की। तो सामान्य जातियों में वो जातियाँ आती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे कि आपके पशु, जैसे आपकी जो गाय भैंस की कुछ कुछ प्रजातियां हैं सामान्य रूप से आपके भारत में सभी जगह पाई जा रही हैं, तो सामान्य जातियां हैं। साल वृक्ष, चीड़ और कृंतक, रोडेंट्स, तो ये क्या है, ये सामान्य जातियां हैं। इसके बाद है संकटग्रस्त जातियां यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखिए ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जैसे कि काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई। देखिए संगाई जो है मणिपुरी हिरन है। इस प्रकार की कुछ जातियां जो हैं ये संकटग्रस्त जातियों में आती हैं। इसके बाद है सुभेद्य जातियां।
देखिए, सुवेद जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है, और यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली जो परिस्थितियां हैं, अगर इन्हें नहीं बदला गया तो इनकी संख्या घटती रहती है और ये संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि सुवेद का मतलब ये है कि सुवेद जातियों की अगर हमने सुरक्षा नहीं की, सुवेद जातियों पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो समय के साथ साथ क्या होगा, सुवेद जातियों की संख्या घटती जाएगी और कुछ समय के बाद सुवेद जातियां जो हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल हो जाएंगी, यानी कि संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ बताया गया कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, इस प्रकार की कुछ जातियों के उदाहरण हैं, ये सुवेद जातियों में शामिल हैं। अब है यहाँ पर दुर्लभ जातियां, यानी रेयर स्पीसीज। देखिए, इन जातियों की संख्या बहुत कम है या फिर ये सुवेद हैं, और यदि इनको प्रभावित करने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं, इन्हें नहीं रोका गया, इन्हें नहीं परिवर्तित किया गया, तो ये जो है संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। यानी इनके बारे में भी सेम वही लाइन कही गई है कि इनको जो प्रभावित करने वाली जो विषम परिस्थितियां, अगर उनको नहीं रोका गया, नहीं परिवर्तित किया गया, तो एक दिन ये भी संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो सकती हैं। स्थानिक जातियां यानी एंडेमिक स्पीसीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ कुछ स्थानों पर विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं, तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां जो हैं, इनको स्थानिक जातियां कहा जाता है। जैसे अंडमानी टील, आपके सामने फोटो लगाया गया है, एक प्रकार की बतख है अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल की मिथुन, मिथुन का मतलब जो बाइसन टाइप, भैंसा टाइप है, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, इन जातियों के कुछ उदाहरण हैं। अगला है यहाँ पर लुप्त जातियां, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। देखिए, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनसीईआरटी में उतने सारे तथ्य जो हैं डीपली नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया जाता है। तो आप लोग जान लीजिए, अगर कोई प्रजाति 50 साल से ज़्यादा अपने आवास में नहीं देखी गई है और कहीं भी जो अन्य जो सेंटर हैं, जैसे कि अभी चिड़ियाघर है या फिर जो अन्य ब्रीडिंग सेंटर है, यहाँ पर भी उपस्थित नहीं है, तो ऐसी प्रजाति को जो है विलुप्त माना जाता है। तो ये एक्सटिंक्ट जातियों में वही जातियां आती हैं जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर ये अनुपस्थित पाई गई हैं, और ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं, तो इन्हें लुप्त जातियों में रखा जाता है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। अब यहां पर एशियाई चीता के बारे में बताया गया है। चीता जो है बिल्ली परिवार का एक विशिष्ट सदस्य है और भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी भी है। यानी कहने का मतलब भी है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी स्तनधारी प्राणियों में चीता जो है सबसे तेज गति से दौड़ने वाला प्राणी है, और ये लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। 20वीं शताब्दी से पहले चीता जो थे, ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन इनके शिकार की वजह से और इनके पर्यावासों के नष्ट होने की वजह से लगातार इनकी आबादी कम होती चली गई। भारत की बात करें तो भारत में तो ये प्रजाति जो है 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दी थी। अभी हाल में ही भारत सरकार ने भारत में फिर से चीतों की आबादी को बहाल करने के लिए प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया है। तो चीतों की पुनः वापसी के लिए ये परियोजना जो है 17 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई है। इस परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से भारतीय उपमहाद्वीप में चीते लाए जाएंगे और इन्हें मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। अब देखिए, यहां पर भारत में वनों के बारे में बात की गई है कि भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान जो है ये उपनिवेश काल में हुआ। उपनिवेश काल का मतलब ये है कि जिस समय हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने शासन किया था, उस समय की बात हो रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया है, और अंग्रेजों ने जिस समय भारत में शासन किया था, उस समय अंग्रेजों का एक उद्देश्य यही था कि अपने उद्देश्यों की, अपने हितों की पूर्ति करनी है। तो इसी आधार पर उन्होंने हमारे यहाँ जो भी गतिविधियां की हैं, उन सब में उन्होंने अपना हित ही देखा है, अपना ही भला देखा है। तो अंग्रेजों के समय में जो रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रिया में वृद्धि हुई है, उसकी वजह से हमारे भारत में उपनिवेश काल के दौरान वनों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पहले के समय में जो रेल की पटरियां होती थी, उनके नीचे जो स्लीपर बिछाए जाते थे वो लकड़ी के होते थे। अभी तो आपके आरसीसी के होते हैं, लेकिन पहले के समय में लकड़ी के होते थे। तो जिस समय 1853 के बाद जब अंग्रेजों ने रेल लाइन का विस्तार किया है, तो रेल लाइन के विस्तार के लिए लाखों की संख्या में स्लीपरों की जरूरत थी। तो यहाँ पर लाखों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा अंग्रेजों को लगान भी चाहिए था। तो लगान के लिए क्या था, उन्होंने जो जंगल थे उन जंगलों को साफ करवाया ताकि जो कृषि भूमि है उसमें विस्तार हो सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लगान या जो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें टैक्स है वो मिल सके। आज़ादी की बात की भी अगर बात करें तो आज़ादी के बाद भी वन संसाधन सिकुड़ते चले गए हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र का फैलाव हुआ है।
इस वजह से जो वन संसाधन सिकुड़ते चले गए हैं। देखिए, आज़ादी के समय सबसे बड़ा संकट क्या था? खाद्यान्न का संकट था, गरीबी का संकट भी था, रोजगार का भी संकट था। तो ऐसे में सबसे पहली जरूरत यह थी कि खाद्यान्न संकट को पूरा किया जाए, लोगों को गरीबी के चुंगल से, दलदल से निकाला जाए। तो सरकार ने क्या किया है? वन संसाधनों में कटौती करते हुए, वन कवरेज क्षेत्र को कम करते हुए जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका विस्तार किया है। इसी वजह से आज़ादी के बाद जो वन संसाधन जो है सिकुड़ते चले गए हैं। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है ये कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है, क्योंकि सरकार की मजबूरी भी थी, हमें कैसे भी करके खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना था और भारत के लोगों को रोजगार भी मुहैया कराना था। इसी वजह से हमारे यहाँ जो 26,200 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र है इसको एग्रीकल्चर लैंड में परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जो कि झूम खेती या स्थानांतरित कृषि करती हैं। इसकी वजह से भी वनों का विनाश होता है। स्थानांतरित कृषि में आप लोग जानते होंगे, इसमें क्या होता है? जंगल के एक हिस्से को आग लगाकर जला दिया जाता है और जब वो हिस्सा साफ हो जाता है तो उसकी आग को उस मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि मिट्टी उपजाऊ हो जाए, और उस मिट्टी पर 2 से 3 फसलें की जाती हैं। जब तक कि उस मिट्टी में उपजाऊपन रहता है तब तक वहाँ पर खेती करते हैं, और जैसे उपजाऊपन खत्म हो जाता है ये लोग उस स्थान को छोड़कर नए स्थान की तलाश में निकल जाते हैं और वहाँ पर भी यही सेम प्रोसेस दोहराते हैं। तो ये जो पद्धति है इसको स्थानांतरित खेती या फिर झूम खेती भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में, विशेष करके आपका जो पूर्वोत्तर रीजन है, उत्तर पूर्वी भारत में, मध्य भारत में स्थानांतरित खेती या फिर इसको स्लैश और वन खेती भी कहते हैं। तो इनकी वजह से वनों की कटाई हुई है, वनों का निम्नीकरण हुआ है। देखिए, इसके अलावा भारत में कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से या फिर एकल वृक्ष जातियों को बड़े पैमाने पर रोपने की वजह से जो हमारे यहाँ पर स्थानीय पेड़ों की जो जातियां थीं वो खत्म हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए, और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन, इन वनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो कई बार क्या है कि केवल किसी एक प्रजाति पर ही बल देने की वजह से जो वन में मौजूद अन्य प्रजातियां उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ वन कवरेज जो है ये कम हुआ है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि आज़ादी के बाद हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्टार्ट की गई हैं, उन परियोजनाओं की वजह से भी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की वजह से भी वन संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं की वजह से 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है, और आज भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की वजह से वनों को काटा जाना जारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे सरकार के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसकी वजह से वनों को नुकसान पहुंचता है। हाईवे वगैरह निकाले जाते हैं या फिर नए किसी उपक्रम की स्थापना की जाती है, एयरपोर्ट वगैरह बनाए जाते हैं। तो इन सब की वजह से भी वन संपदा को नुकसान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जो है ये नर्मदा सागर परियोजना के पूरा हो जाने की वजह से ये जलमग्न हो गया। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी इलाके में जब कोई बड़ा डैम बनाया जाता है तो डैम जब बनाया जाता है तो क्या होता है, डैम जो है कई हेक्टेयर में बनाया जाता है और कई हेक्टेयर क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाता है। वहाँ पर मौजूद जो वन संपदा है पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। इस वजह से वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको तो परेशानी होती है, साथ ही वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके आवास के लिए भी संकट क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर अत्यधिक खनन गतिविधियों की वजह से जो वन संपदा है उसमें कमी आई है। तो पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, यहाँ पर डोलोमाइट के खनन की वजह से ये गंभीर खतरे में है। इसके अलावा भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्यजीव आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना या फिर आकेठन, पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण। विषाक्तीकरण का मतलब क्या होता है, जो हम लोग जहरीले रसायन इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से जो वन संपदा दूषित होती है उसे विषाक्तीकरण कहते हैं। या फिर दावानल का मतलब ये जंगल में लगने वाली आग। कई बार ये आग स्वतः लग जाती है और कई बार क्या होता है, जो मानवीय गतिविधियां होती हैं उनकी वजह से जंगल में आग लग जाती है। इसकी वजह से भी वन संपदा को, हमारे यहाँ पर जो वनों में रहने वाले वन्यजीव हैं, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा पर्यावरण विनाश के अन्य जो मुख्य कारक हैं, इनमें संसाधनों का असमान बंटवारा और उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में भी असमानता शामिल है। इस वजह से भी पर्यावरणीय संकट या वन संपदा में कमी देखी गई है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया भी गया है, जैसे अमेरिकी नागरिक का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जैसे अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग जो है, एक सोमाली नागरिक, देखिए सोमाली जो है अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, तो एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। यानी अमेरिका एक विकसित देश है, जबकि सोमाली क्या है, सोमाली विकसित में तो आता ही नहीं है, सोमाली विकासशील में भी ढंग से नहीं आता है ना। तो सोमाली जैसे जो देश हैं, जो कि विकासशील देश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए देश हैं, तो सोमाली का जो नागरिक जो संसाधनों का उपभोग करता है उसकी तुलना में अमेरिका का नागरिक जो है उससे 40 गुना ज़्यादा संसाधनों का उपभोग करता है। इसी प्रकार शायद भारत के लगभग
5% जो धनी लोग हैं, ये 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमीर लोग जो है कई तरह से संसाधनों का उपभोग करते हैं, जैसे घर में एसी लगाकर, घर में जो है अन्य प्रकार के जो कह सकते हैं विलासतापूर्ण जो उपकरण वगैरह हैं, उनकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो हमारे यहाँ जो 5% जो अमीर आबादी है, ये भारत के 25% गरीब आबादी जो संसाधनों का उपभोग कर रही है, उससे ज़्यादा ये लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पर्यावरण में इनकी भूमिका कैसी है? नगण्य है। यानी आपने देखा होगा कभी किसी अमीर आदमी को वृक्षारोपण करते देखा है? नहीं देखा है। हमेशा वृक्षारोपण कौन करता है? मजदूर आदमी करता है, ग्रामीण किसान करता है। लेकिन जो अमीर आबादी है वो संसाधनों का उपभोग तो भरपूर कर रही है, लेकिन उनकी जो वन संपदा को बचाने की जो भूमिका है, उसमें उनका योगदान कितना है? 0 का 0 है। यानी आपने कभी सुना है कि कोई अमीर व्यक्ति जो है किसी ने वन लगाने में हेल्प की हो? नहीं सुना होगा। हमेशा वन संपदा जो है या फिर जो पेड़ वगैरह जो है, ये सब गरीब आदमी के द्वारा, हमारे आम आदमी लोग जो हैं, जो कि जागरूक नागरिक हैं, वो सब लगाते हैं। लेकिन जो धनाढ़ परिवार के लोग हैं वो केवल दिखावा करते हैं और इन सब में इन्वॉल्वमेंट उनका ना के बराबर होता है। लेकिन हाँ, प्रकृति को दोहन करने में, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में उनकी भूमिका जो है हम सबसे काफी ज्यादा होती है। वही चीज यहाँ पे समझाने का प्रयास भी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जैव संसाधनों का जो विनाश है, सांस्कृतिक विविधता के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ आज के समय में भी बहुत सारी जनजातियां जंगलों में, वनों में निवास करती हैं, और जब जंगल या वनों को नुकसान पहुंचता है तो उनके जो प्राकृतिक आवास हैं, उन प्राकृतिक आवासों को भी नुकसान पहुंचता है। जैव विनाश की वजह से कई जो मूल जातियां या कई मूल जनजातियां हैं जो कि वनों पर ही निर्भर थीं, वनों पर आधारित समुदाय थे, वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा हाशिए पर पहुंच गए हैं। क्योंकि ये जो समुदाय थे सदियों से वनों से मिलने वाले उत्पादों पर निर्भर थे। जब वन संपदा पर रोक लगा दी गई, वन संपदा के कटाई पर रोक लगा दी गई, सरकार ने तमाम तरह के कानून वगैरह बनाए। उन कानूनों के जरिए वनों के उत्पादों को ग्रहण करना, संग्रह करना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ऐसे में वनों में निवास करने वाले जो निवासी हैं, उनके सामने आर्थिक संकट क्रिएट हो गया, क्योंकि अब तक तो ये लोग जो हैं वनों से मिलने वाले जो उत्पाद थे उन्हीं पर निर्भर थे। लेकिन जब सरकार ने कानून वगैरह बनाए, खास करके ब्रिटिश टाइम में कानून बनाए गए, इसके अलावा सरकार ने अपने उद्देश्यों के लिए भी कानून बनाए, अपने हितों को साधने के लिए कानून बनाए, तो इस वजह से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मजबूरी में इन्हें अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्र को छोड़कर जो अन्य जो बस्तियां हैं, जो हमारी जो मानव समाज है, यानी कि हमारा जो मुख्य धारा का समाज है, उसमें आना पड़ा। और मुख्य धारा के समाज में जब ये लोग आए तो चूंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज तो थी नहीं, बहुत ज़्यादा जो स्किल तो थी नहीं, तो इन्हें क्या है, दिहाड़ी मजदूर टाइप काम करना पड़ा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाशिए पर ही पहुंच गए हैं, आर्थिक हाशिए पर ही लगातार धकेले जा रहे हैं। इसके अलावा वन संसाधनों की कमी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है महिलाओं पर। क्योंकि कोई भी समाज हो, कोई भी जनजाति समाज हो, कोई भी भारतीय समाज हो, हमारे यहाँ प्रतिसत्तात्मक समाज रहा है, और जो स्त्रियों की भूमिका है वो केवल कहाँ तक है, किचन तक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण भारत में आज भी किचन को जुटाने का काम है, किचन से संबंधित जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं की होती है। तो ग्रामीण भारत है या जनजाति जो समाज हैं, उनमें खाना पकाने के लिए लकड़ी वगैरह जो चाहिए होती है, वो महिलाएं, घर की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो सब इकट्ठा करके लाते हैं। तो जब आसपास के क्षेत्रों में पेड़ नहीं रहेंगे, दूर दूर तक जंगल या वन नहीं रहेंगे, तो मजबूरी में इन लोगों को दूरी तक ट्रैवल करना होगा, पैदल चलना होगा। उसकी वजह से इनके शरीर में भी दिक्कत होगी, इनके शरीर में भी रोग वगैरह लगेंगे। इसके अलावा इनके अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको भी माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी माँ काफ़ी लंबे समय के लिए लकड़ी खोजने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए निकली गई है। तो इस वजह से उन बच्चों की देखरेख भी ढंग से नहीं हो पाएगी। तो इसके कई सारे गंभीर प्रभाव उनके बच्चों पर, इन पर, मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेंगे। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि कई बार तो संसाधन इकट्ठा करने के लिए उनको 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, जो कि इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आगे यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ पर मैंने लेटेस्ट आंकड़ा रखा है और समय के साथ ये रिपोर्ट परिवर्तित होगी, तो आप लोग अपडेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर हमने आंकड़े भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से रखे हैं। तो 21 के बाद में जो भी रिपोर्ट आए उससे आप इसको अपडेट कर लेंगे। देखिए, यह भारत के वन और वृक्षारोपण का आकलन है। इस रिपोर्ट को जो है द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी ये जो आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, ये हर 2 साल बाद भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित की जाती है। 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था और वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है, इसका 17वां प्रकाशन है। यानी कि 2021 की जो रिपोर्ट है वो 17वीं प्रकाशन वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में जो वन और वृक्ष आवरण है, इसमें वृद्धि हुई है। देखिए, वन का मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं, इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे शामिल होते हैं, उसे वन कहा जाता है। वृक्ष का मतलब क्या होता है कि जो वृक्ष हम लगाते हैं, जैसे हमने आम का पौधा लगाया, नीम का लगाया या कोई और वृक्ष लगाया, वो वृक्ष में आ जाता है।
तो वन आवरण और वृक्ष आवरण में अंतर है। वन का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक रूप से उगने वाली जो वन संपदा है, प्राकृतिक रूप से उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जिसमें पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा विविधता होती है, वो वन आवरण बोला जाता है। वृक्षावरण का मतलब क्या है कि जो मानव के द्वारा जो वृक्ष रोपे जाते हैं, उनसे जो वृक्षों का पूरा आवरण बन रहा है, उसको वृक्षावरण कहा जाता है। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है और यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जो कि वर्ष 2019 में 21.67% से अधिक है। भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण जो है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। देखिए यहाँ पर जो भी आंकड़े रखे गए हैं, ये 17वीं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार रखे गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, आने वाले 1 या 2 साल के बाद रिपोर्ट फिर से चेंज हो जाएगी, नई रिपोर्ट आएगी, तो आप लोग ये आंकड़े फिर से अपडेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हिमालयन यव के बारे में बताया गया कि हिमालयन यव संकट में है। हिमालयन यव जो है चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है और यह एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालयन यव पेड़ की जो छाल है, पत्तियां हैं, टहनियां और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और इसे जो है कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ये टक्सोल रसायन जो है, इसका प्रयोग कैंसर रोग की जो दवाएं हैं, उन दवाओं को बनाने में होता है। चूंकि टक्सोल रसायन का अत्यधिक निष्कासन किया गया है, इस वजह से यहाँ पर हजारों की संख्या में जो हिमालयन यव वाले पेड़ थे वो सूख गए हैं। तो टक्सोल के अत्यधिक निष्कासन की वजह से जो हिमालयन यव वाली जो वनस्पति है, इसको बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हुआ है। अब देखिए आगे यहाँ पर भारत में वन और वन जीवन के संरक्षण के बारे में बात की गई है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के बारे में बात की गई है। देखिए जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि आज़ादी के बाद सरकार की पहली प्रायोरिटी खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की थी। तो सरकार ने इसी उद्देश्य के लिए देश में एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार किया और इस वजह से कई वन काटे गए। तो वनों को काटने की वजह से वन क्षेत्र में कमी आई। इसके अलावा आज़ादी के बाद सरकार ने बहुत सारी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनकी भी स्टार्टिंग की। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की वजह से भी वन क्षेत्र में कमी आई। वन क्षेत्र में कमी आने के साथ साथ जो वनों में रहने वाले लोग थे या वनों में रहने वाले जो जीव जंतु थे, उनके सामने भी आवास का संकट क्रिएट हुआ। कुछ सालों के बाद जो भारत का जनमानस है, इसके अंदर चेतना का भी उदय हुआ और इन लोगों ने सरकार से डिमांड करना स्टार्ट किया कि सरकार कुछ ऐसे उपाय करे जिससे कि वन क्षेत्र भी बचा रहे और वनों में निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं, उनको भी संरक्षण मिल सके। तो इसी दबाव में सरकार ने भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के लिए अनेक प्रावधान शामिल थे। इसके तहत सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन जीव आवासों का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। इसके पश्चात केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव जो पशु विहार हैं, ये सेंचुरी हैं, इनकी स्थापना भी की। देखिए केंद्रीय सरकार ने बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जिसमें स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवड़ी जल मगरमच्छ और घड़ियाल शामिल हैं, एशियाई शेर और अन्य प्राणियों की रक्षा के लिए कई परियोजनाओं की भी घोषणा की। कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोंडावड़ यानी इंडियन ग्रेट बस्टर्ड और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण या फिर आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण भी दिया गया। आगे चलकर फिर वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत जो आपके पतंगों की प्रजातियां, उनको भी शामिल किया गया। तो वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 प्रजातियां पहली बार सूची में रखी गई। अब देखिए यहाँ पर बाघ परियोजना के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1973 में बाघों की जो संख्या है, यह अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई थी। यानी कि हमारे यहाँ 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में लगभग 55,000 बाघ हुआ करते थे, लेकिन 1973 तक आते आते बाघों की संख्या 1827 रह गई थी। तो इतना ज़्यादा संख्या घटने की वजह से सरकार के सामने भी चिंता का विषय था। तो इसी वजह से सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग 1873 में की। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। अभी हाल की ही जो बाघ जनगणना हुई है, इसके अनुसार 2022 में भारत में 3167 बाघ हैं। यानी हमारे भारत में वर्तमान में 3167 बाघ हैं,
2018 में यह संख्या मात्र 2967 की थी, 2014 में 2226 की थी, यानी कि लगातार बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भारत, देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत में दुनिया की बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा निवास करता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ जो है केवल भारत में ही निवास करते हैं। भारत में लगभग 3/4 आबादी बाघों की निवास करती है। वर्ष 2023 तक देश में जो टाइगर रिजर्व है इनकी संख्या 53 हो गई है, जिनका कुल क्षेत्रफल जो है 75,796 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के भूमि क्षेत्र का लगभग 2.3% है। इसके अलावा बाघों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस भी मनाया जाता है, ताकि बाघों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। अब आगे हैं वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। भारत की बात करें तो भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या फिर वन विभाग या फिर अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में आता है। इन्हें जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है यहाँ पर आरक्षित वन। तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र जो है आरक्षित वन घोषित किया गया है, और आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाई जाने वाली जो वृक्षों की प्रजातियां हैं वो बहुत ज्यादा मूल्यवान किस्म की होती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मूल्यवान ये माने जाते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली जो जैव विविधता भी है वो भी सर्वाधिक होती है। भारत के राज्य मध्य प्रदेश में स्थायी वनों या फिर आरक्षित वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। यानी कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में जितना वन क्षेत्र है उसका 75% हिस्सा जो है आरक्षित वनों का है। देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर आरक्षित वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। सेकंड नंबर पर है आपके रक्षित वन। रक्षित वन जो है ये वन विभाग के हिस्से में आते हैं, और वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो है रक्षित है, और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं आपके अवर्गीकृत वन। देखिए अन्य प्रकार के सभी वन, इसमें बंजर भूमि भी शामिल है, यानी अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों या फिर समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, ये अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, देखिए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का मतलब ये 7 राज्य और एक सिक्किम को मिला दें तो 8 राज्य हो जाएंगे। तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वंचित जो अवर्गीकृत वन है, और ये स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। यानी अवर्गीकृत वनों का जो प्रबंधन जो है स्थानीय समुदायों के द्वारा होता है। आगे यहां पर समुदाय और वन संरक्षण की बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वन जो है सदियों से, यानी प्राचीन काल से ही जो जनजातियां हैं उनका निवास स्थल रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, समय के साथ साथ मानवीय क्रियाकलाप, मानव की जो गतिविधियां बदल रही हैं, उसकी वजह से मानव की जरूरतें भी बदल रही हैं। खास करके जब औद्योगिक क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का अंधाधुंध दोहन किया गया है। तो वनों के अंधाधुंध दोहन की वजह से जो वनों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, वनों में निवास करने वाले जो लोग हैं, उनके आवास पर, उनकी आजीविका पर या फिर उनके कल्चर पर एक संकट क्रिएट हो गया है। क्योंकि जो लोग सदियों से वनों में रहते आ रहे थे, तो वहां पर उनका एक पूरा का पूरा एक संस्कृति थी, एक पूरा का पूरा कल्चर था। और जब वन ही नष्ट होने लगे तो मजबूरी में उन्हें अपने आवास को छोड़कर बाहर आना पड़ा। तो ऐसे में उनका जो है न केवल आवास नष्ट हुआ, उनके आजीविका के साधन भी छिन गए। इसके अलावा उनकी जो भी परंपराएं थी, उनकी जो समृद्ध परंपराएं थी, वो भी परंपराएं नष्ट होने लगी। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल बताए गए हैं कि सरिस्का बाघ रिजर्व में, सरिस्का जो है राजस्थान में, सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। क्योंकि लोगों को भी दिख रहा है कि यहाँ पर खनन गतिविधियां होती रहीं तो न केवल जैव विविधता को नुकसान होगा, बल्कि उनके आवास के लिए भी संकट है, उनकी आजीविका के लिए भी संकट क्रिएट होगा। इसके अलावा राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकब सोंचुरी, देखिए यहाँ पर सेंचुरी नहीं है, सोंचुरी ही नाम है इसका। तो यहाँ के जो राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने क्या किया है, 1200 हेक्टेयर का एक वन भूमि क्षेत्र को भैरोदेव डाकब सोंचुरी के नाम से घोषित कर दिया है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं। यानी यहाँ पर शिकार वर्जित है और भारी लोगों की घुसपैठ से यहाँ
यहाँ के वन जीवन को ये लोग बचाते हैं, यानी यहाँ पर भारी लोगों की घुसपैठ भी नहीं है और शिकार भी यहाँ पर नहीं होता है। इसके अलावा आप लोगों ने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा। देखिए, चिपको का मतलब होता है किसी से चिपकना। चिपको नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर लोग वृक्षों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट गए थे, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, देखिए अब चमोली उत्तराखंड में पड़ता है, इसमें शुरू हुआ था। और चिपको नाम इसका जो है वृक्षों के आलिंगन की वजह से पड़ा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वृक्षों को काटा जाना था। तो यहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं, यानी यहाँ के जो ग्रामीण हैं, तो ग्रामीणों ने सरकार के नियम का विरोध किया और ये लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गए थे, चिपक गए थे। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। गांधीवादी सुंदरलाल भौंकड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट जो थे, ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। इसके अलावा उत्तराखंड में ही यानी टिहरी में कुछ आंदोलन और भी हुए हैं। तो टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने, ये 2 आंदोलन हुए हैं। तो इन आंदोलनों ने ये दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी अच्छी खासी फसलों की पैदावार की जा सकती है। तो टिहरी में 2 आंदोलन हुए हैं, एक तो बीज बचाओ आंदोलन और दूसरा है नवदाने। तो इनमें क्या है, इनका ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने पर इसमें बल दिया गया है। यानी यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा इन आंदोलनों में दिया गया है। अब आगे यहां पर संयुक्त वन प्रबंधन के बारे में बात की गई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सदियों से जनजातीय समुदाय या फिर जो लोग हैं, ये वनों से मिलने वाले उत्पादों से अपनी आजीविका चलाते रहे हैं। वनों से मिलने वाले उत्पादों से इनका घर चलता रहा है। लेकिन जब भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ है, उसके बाद चीजें बदल गई हैं। अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए वन कानून बनाए हैं और वन कानून बनाकर स्थानीय लोगों को वनों से लकड़ी काटना, वनों से उत्पाद इकट्ठा करना प्रतिबंधित कर दिया है। तो ऐसे में लोगों के सामने आजीविका संकट या फिर उनके घर चलाने का जो संकट है वो क्रिएट हो गया है। आज़ादी के बाद भी यही समस्या रही है। आज़ादी के बाद भी एक बड़ा तबका, खास करके जनजातीय इलाकों में आज भी जो जनजातियां हैं वो वनों से मिलने वाले उत्पादों पर ही निर्भर हैं। यानी उनका जो घर का चूल्हा जो जलता है वो वनों से मिलने वाली लकड़ी से ही जलता है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि अगर हम कानून बना दें और उन कानूनों की वजह से वनों में स्थानीय समुदायों की एंट्री बिल्कुल बंद हो जाए तो क्या होगा। तो बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होंगी। जो स्थानीय समुदाय हैं, जो कि सदियों से वनों पर डिपेंड रहे हैं, उनके सामने आजीविका का भी संकट होगा, उनके सामने आवास का भी संकट होगा, उनके पूरा कल्चर का जो है उनका वो कल्चर भी नष्ट हो जाएगा। तो जरूरी यह है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं, कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जहां पर सरकार का भी काम हो जाए और स्थानीय लोगों की जरूरतें भी पूरी हो जाएं। अब आप लोगों के मन में ये आएगा कि स्थानीय समुदायों को अगर वन में एंट्री देंगे तो उससे वन संपदा का विनाश भी होगा, वन संपदा में कमी भी आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वन संपदा में कमी तब आती है जब पेड़ को हम जड़ से काट देते हैं। देखिए, स्थानीय लोग जो होते हैं, स्थानीय लोग क्या करते हैं, जो पेड़ों की टहनियां वगैरह होती हैं, पेड़ों के जो पत्ते वगैरह होते हैं, उनको इकट्ठा करके ले जाते हैं। ऐसे पेड़ थोड़ी ना खत्म हो जाता है, ना तो जंगल खत्म हो जाता है। और स्थानीय लोग जो है इन उत्पादों को अगर इकट्ठा भी करते हैं तो अपना योगदान भी देते हैं। तो इसलिए सरकार ने भी ऐसा प्रयास किया कि स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और स्थानीय लोगों को भी इससे लाभ मिले और वनों को भी संरक्षित किया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर संयुक्त वन प्रबंधन का जहाँ पर जो कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया आगे। तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों की जो औपचारिक शुरुआत है ये 1988 में हुई है, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया है। यानी भारत में ओडिशा राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसने संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का प्रस्ताव पास किया था। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन छरित वनों, छरित का मतलब ऐसे वन जिनका विनाश हो रहा है, इनके बचाव के लिए कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संयुक्त वन प्रबंधन जो कार्यक्रम है ये वन विभाग के अंतर्गत चलता है और ऐसे क्षेत्रों में चलता है यहाँ पर वनों का विनाश हो रहा है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले में ये समुदाय यानी स्थानीय समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ईंधन वाली जो जलावन लकड़ी है ये सब इकट्ठा कर सकते हैं। सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। यानी कि सफल संरक्षण का मतलब क्या है, अगर वन संपदा में बढ़ोतरी लगातार हो रही है तो जो इमारती लकड़ी वगैरह काटी जा रही है वहां पर उस लकड़ी में भी इनकी हिस्सेदारी हो जाती है। वैसे तो वनों से मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं उन पर इनका हक होता ही होता है। तो संयुक्त वन प्रबंधन इसी वजह से लाया गया ताकि जो स्थानीय समुदाय हैं उनके सामने भी आजीविका का संकट क्रिएट ना हो और वन संपदा का भी विनाश ना हो, वन संपदा में भी बढ़ोतरी होती रहे। यहां पर देखिए गौतम बुद्ध का एक कथन है, जो कथन मैंने यहां पर कोट किया है। यहां पर गौतम बुद्ध ने बोला है कि पेड़ एक विशेष
असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी हैं, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर ये गौतम बुद्ध का कथन है, और ये कथन अगर आप किसी एग्जाम में पेड़ को बचाने की मुहिम में आप लिख आएंगे तो आपको अतिरिक्त नंबर मिल जाएंगे। पवित्र पेड़ों की झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो जनजातीय समुदाय हैं सदियों से वनों में निवास करते आ रहे हैं, सदियों से जंगलों के भीतर निवास करते आ रहे हैं। जैसे सामान्य लोगों में, जैसे हम अगर बात करें जो आपका उत्तर भारत का गंगा का मैदान है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे जो पवित्र स्थान होते हैं क्या होते हैं, मंदिर होते हैं। यानी हिंदू धर्म में पवित्र स्थान मंदिर है, या फिर हिंदू धर्म में भी आप लोग देखते होंगे कुछ कुछ चीज़ें जनजाति कल्चर से भी हमने अडॉप्ट की हैं। यानी हमारे यहाँ भी वृक्ष पूजा को महत्व दिया जाता है, जैसे बट वृक्ष की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है ना। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो जनजातीय परंपरा से भी हमने सीखी हैं, जो कि हमने अपने हिंदू धर्म में इनको आत्मसात किया है। तो जनजातियों में भी सदियों से ऐसी परंपराएं रही हैं। जनजातियों में भी इनके कुछ जंगलों में ऐसे स्थान होते थे जो कि पवित्र माने जाते थे। तो प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, और जंगलों में कुछ ऐसी जगह होते हैं जहां पर ऐसा इनका विश्वास होता है कि यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है, तो जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी देवी देवताओं के वन ये कहते हैं। और वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पर केवल जो इनके पवित्र स्थान है, जो कि देवी देवताओं के वन वाला स्थान माना जाता है, यहाँ पर केवल संबंधित जनजाति के लोग ही जाते हैं, बाहरी लोगों की यहाँ पर एंट्री नहीं होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शादी विवाह के अवसर पर या फिर कुछ मांगलिक अवसरों पर भी जो वृक्ष वगैरह होती हैं उनकी पूजा का विधान है। तो यहाँ पर अब वही चीज़ बताई गई है कि कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। और हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पेड़ों की पूजा करना एक प्राचीन परंपरा रही है और हमारी सनातन परंपरा का अंग भी रही है। जैसे आपने सुना होगा कि और देखा भी होगा कि ऐसे कई सारे समुदाय हैं जो कि जीवों के प्रति बहुत ज़्यादा सहज भाव, बहुत ज़्यादा अपना लगाव रखते हैं। तो इसी में नाम आता है बिश्नोई समाज का। तो राजस्थान से बिलोंग करने वाला जो बिश्नोई समाज है, तो बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है। देखिए ये लोग इन जीव जंतुओं को अपने बच्चों के समान ट्रीट करते हैं, अपने बच्चों जैसा प्यार देते हैं। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि सलमान खान पर जो काले हिरन को मारने वाला जो केस किया है वो बिश्नोई समाज ने ही किया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस अध्याय से संबंधित या इस किताब से संबंधित पूरे के पूरे नोट्स परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।